अब इस केस में देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास डायपोल दिया हुआ है, ये डायपोल है आपका -q प्लस q, और ये बीच में ये जो लाइन है दिस इज़ अ डायपोल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको लिया हुआ है 2l, ये इसका मिड पॉइंट है जिसे O से डिनोट करेंगे हम लोग। और जो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है यही हमारा आपका बाइसेक्टर है, और इसी पे हमने एक पॉइंट लेना है। तो हमने यहाँ एक पॉइंट लेके रखा है, दिस पॉइंट इस P। अब इस पॉइंट पे हमें डायपोल की फील्ड निकालनी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो हमने यहाँ इस तरीके से इसको दिखाया है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी फील्ड इस पॉइंट पे लगाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर वो r लिया हुआ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, बिकॉज डायपोल का लेंथ है 2l, तो ये उसका मिड पॉइंट है, तो ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। ये पॉजिटिव जो है चार्ज ये अपनी फील्ड लगाएगा यहाँ, ये हमने इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा इस पॉइंट पे। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते इस पोजीशन ऑफ P को। P की पोजीशन हम लोग इधर से दिखा देंगे इसकी। यहाँ पे हमने P दिखाया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाली जो फील्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण लग रही है, और अगर मान लिया जाए कि ये जो डिस्टेंस है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये r² प्लस l² बोला जाएगा। साथ ही साथ इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो इस डायरेक्शन में अपनी फील्ड लगाएगा। तो इसकी जो फील्ड रहेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी ओर फील्ड लगाता है। इसको हम दिखा देंगे E नेगेटिव से। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड, इसे मैं E मान लेता हूँ बिकॉज दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे। तो ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट E इक्वल्स टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब r² प्लस l², ये रूट के अंदर इसका स्क्वायर ले लिया। मतलब हमारा जो फील्ड देखने को मिल रही है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो इतनी फील्ड बना रहा है r² प्लस l²। तो ये इतनी फील्ड आपको यहाँ समझ में आ रही है। अब थोड़ी सी एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर देनी है स्टूडेंट इस तरीके से, जो कि पैरेलल टू डायपोल मोमेंट को पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये भी जो कि थीटा ही होगा। ये अगर थीटा है तो मैं कहूँगा ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो मैं कहूँगा ये भी थीटा है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल हो गया ये, एंड ये ऊपर वाला और इसके साथ हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस रिस्पेक्ट में अगर चले तो हमें समझ में आता है कि हम इस E की वैल्यू जो है, इसको E वेक्टर को जो है हम इसके कंपोनेंट्स गिराने वाले, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा E कॉस ऑफ थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है इसका हो जाएगा E साइन ऑफ थीटा। इस साइड में नीचे वाले को भी अगर आपने, नीचे वाले के भी कंपोनेंट्स अगर आपने गिरा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि इसका कॉस कंपोनेंट होगा, जो कि कहेगा E कॉस थीटा। साथ ही साथ इसका एक नीचे कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा E साइन थीटा। अब ऊपर वाला E साइन थीटा और नीचे वाला E साइन थीटा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में जो नेट फील्ड समझ में आएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ E कॉस थीटा, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों चार्जेस के कारण जो फील्ड लग रही है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है। अब हम इसे लिख देते हैं, E नेट जो आ रहा है वो हो जाएगा 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाय r² प्लस l²। अब सवाल ये स्टूडेंट कि यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की बात करते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा निकालने के लिए इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए आप,
ये है एक ट्राइंगल जिसे ये थीटा मान लिया हमने, इसे आर मान लिया, और ये है एल, और ये कोई और नहीं है, ये है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी अगर आपसे पूछा जाए इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ही हमें कॉस की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं इसकी जगह ये लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ई नेट आपको मिलता है 2QL इंटू के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1 है ये, और ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। अगर आपने बेस सेम है, इंडेक्स का एडिशन अगर करते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलता है आर स्क्वायर एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमें पता है एज वी नो डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 2QL के बराबर डायपोल लेंथ इंटू चार्ज के बराबर। तो हम ऊपर जो है उसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ई नेट जो हो जाएगा स्टूडेंट इस केस में हो जाएगा PK अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो ये है नेट फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। अच्छा एक चीज़ सुन लो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपने तब यूज़ करना है जब आपका डायपोल जो है वो शॉर्ट ना हो। तो ये जनरल फॉर्मूला है इसका, और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, आप अगर देख रहे होंगे तो नेट फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है नेट फील्ड की डायरेक्शन। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन को अगर आपने डायपोल मोमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देख पा रहे हो कि नेट फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है। तो हम लिखेंगे द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज opposite to the direction of its direction is opposite to the direction of dipole moment। लेकिन स्टूडेंट्स 90% केसेस में हमारा जो डायपोल होता है वो शॉर्ट डायपोल होता है, तो हमें शॉर्ट डायपोल के रिस्पेक्ट में फील्ड निकालनी है। अब यहाँ लिख देंगे इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। अब शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होगा स्टूडेंट, तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो हो जाएगा हम ये मानेंगे कि आर जो है वो इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस वजह से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। नाउ पुट दिस इन दिस इक्वेशन। तो शॉर्ट डायपोल के लिए जो नेट फील्ड हमारे सामने आ रही है स्टूडेंट, के टाइम्स पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो होता है आपका आर स्क्वायर के बराबरी का ही होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ सामने आ गया। अब यहाँ की बात करें के पी एज इट इज़, के आपको पता है 1/4πε0, पी आपको पता है डायपोल मोमेंट, यहाँ हम लोग इसको ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये वाला और ये कैंसिल होके आपको यहाँ जो मिलता है ये मिलता है r³। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर बात करें नेट फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है k टाइम्स p डिवाइडेड बाय r³। तो यहाँ से हमने नेट फील्ड निकाला इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। अच्छा यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस अगर बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन तो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट।
इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the इक्वेटोरियल लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ इक्वेटोरियल लाइन का के पी बाय आर क्यूब है और आपके एक्सिस पे कितना था, तो 2 टाइम्स ऑफ के पी बाय आर क्यूब हुआ करता था, और एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपकी फील्ड है के पी बाय आर क्यूब। तो इनको अगर कंपेयर किया जाए तो हम यही कहेंगे कि ई एक्सिस जो है डायपोल के केस में वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर के बराबर होती है, मतलब एक्सिस पे फील्ड जो है डायपोल की वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल के लिए निकाला है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। होप इट इज़ अंडरस्टूड स्टूडेंट, लेट्स मूव अहेड।